वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्सर गाइडेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। दोस्तों, वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट यानी कि असिस्टेंट टीचर वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आपके सामने जो पेज अभी दिख रहा है ये है ऑफिशियल वेबसाइट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है ये यहीं पर नोटिफिकेशन उसका पब्लिश हुआ है। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे, इधर देखो, नोटिफिकेशन फॉर कंडक्शन ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट 2022 टेट 2022 फॉर द क्लासेस 1 to 5, ये वाला। उसके बाद नीचे एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा डिटेल में, अभी एक के बारे में ही बात करूंगा इस वीडियो में। तो इसी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना उस नोटिफिकेशन को और डिटेल में एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना बिफोर अप्लाइंग। लेकिन अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो उस एप्लीकेशन को या उस नोटिफिकेशन को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसी नोटिफिकेशन का एनालिसिस करूंगा। तो देखो, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका उस नोटिफिकेशन को, तो हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। डेट देख लो, 29/9/2022 यानी कि 29 सितंबर 2022, यानी कि कल ही ये पब्लिश हुआ है। नोटिफिकेशन देखो, कंडक्शन ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट 2022 फॉर क्लासेस 1 to 5, ये प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल का क्लासेस 1 to 5 होता है। बाय वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एज पर द एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन guidelines issues by NCTE from time to time and in accordance with law, यानी एनसीटी द्वारा जो लॉ लगाया, जो कानून तैयार किया गया है टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, टीचर बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, उसी के आधार पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब काम का चीज़ क्या है यहाँ पर, मैं उस काम का चीज़ को अगर बताऊँ, देखो आप लोग का एग्जाम होगा, ये जो टेट एग्जाम होने वाला है ना 2022 असिस्टेंट टीचर बनने के लिए प्राइमरी स्कूल में वेस्ट बंगाल में, वो होगा इस तारीख को। अगर आप ध्यान से देखोगे 11/12/2022 यानी कि 11 दिसंबर 2022 इसी साल को संडे का दिन में पड़ रहा है ये एग्जाम। क्लियर? फॉर क्लासेस 1 to 5। अब देखो, कोई कोई क्लासेस 1 to 5 बोल रहा है तो उसके मोहल्ला का जो प्राइमरी स्कूल है वो क्लासेस 1 to 4 ही आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ऑफिशियली एक्चुअली में क्लासेस 1 to 5 होता है प्राइमरी स्कूल। किसी किसी प्राइमरी स्कूल आप देखोगे 1 to 5 ही है। कोई कोई जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स या फिर टीचर्स का कमी, वहाँ पर अभी भी 1 to 4 ही है। अदरवाइज ज़्यादातर स्कूल अभी 1 to 5 हो गया है। आगे देखो काम का चीज़, यहाँ पर जो क्लासेस 1 to 5 है जिसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं, जैसे 6 to 8 को अपर प्राइमरी कहेंगे, 9-10 को हाई स्कूल कहेंगे, 11-12 को हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं ना। तो 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टेट 2020, यानी कि कौन से वो कैंडिडेट हैं, कितना पढ़ा लिखा आपको होना पड़ेगा इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल बनने के लिए टेट 2020 के लिए। पूरा डिटेल में यहाँ पर और दे के बताया गया है। और कहने का मतलब क्या है, या तो ये वाला क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो ये वाला, या तो ये वाला, इनमें से कोई एक भी आपके पास अगर है तो आप एलिजिबल हो। तो एक एक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो, सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी कहने का मतलब जो क्लास 12 होता है ना मेरे भाई, उसी को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, जिसको हम लोग एचएस भी कह देते हैं, है ना। तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इसके बराबर कोई भी एग्जाम, उसमें आपको 50% मार्क्स होना पड़ेगा। यानी कि क्लास 12 में कितना मार्क्स होना पड़ेगा, क्लास 12 में 50% होना पड़ेगा मार्क्स आपको, ठीक। एंड और साथ ही साथ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम्स नोन, बोल रहा है कि या फिर 2 साल का तो डीएलएड का कोर्स जो करके रखे हो 2 years वाला, और 12 में अगर 50% हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में बैठने के लिए, प्राइमरी स्कूल का टीचर का एग्जाम देने के लिए। अब डीएलएड को कहीं कहीं किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि डीएलएड को कहा जा सकता है, डीएड भी कहा जा सकता है। देखो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, डीएड भी कहते हैं, तो वो भी चलेगा, ठीक। अच्छा, अगर कोई डीएलएड ना किया हो, एचएस में 50% तो है, लेकिन डीएलएड ना करके ये वाला कोर्स करके रखा हो, देखो यहाँ पर बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी चलेगा। हालांकि ज्यादातर लोग डीएलएड ही करके रखते हैं। अच्छा, अगर डीएलएड ना किया हो और एचएस में 50% भी ना हो, तो उसके लिए देखो बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ पर देखो, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, यानी कि अगर कोई डीएलएड ना किया हो या एचएस में 50% नहीं हो, तो अगर वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करने का मतलब बीए
या बीएससी या बीकॉम, उसमें अगर 50% लाया है और बीएड करके रखा है साथ ही साथ, तो भी वो एलिजिबल है। उसके पास डीएलएड ना हो, एचएस में 50% ना हो, तब भी चलेगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आया? अब यहां पर देखो, बड़ा काम का बात है, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि एचएस में 50% ना हो और ओनली 45% ही है, तब भी आप एलिजिबल हो, इस एग्जाम को दे सकते हो, बशर्ते कि आप जनरल कैटेगरी ना हो या अनरिजर्व ना हो। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हो, जैसे कि एससी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, या एसटी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या ओबीसी हो जिसमें ओबीसी ए और बी दोनों, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी कि ईसी, मैं अभी बताऊंगा ईसी कौन लोग होते हैं, एक्स सर्विसमैन हो, या फिजिकली हैंडीकैप यानी कि पीएच जिसको हम लोग स्पेशल एबल्ड पर्सन भी कहते हैं, या डीएच हो, डीएच यानी कि डेथ इन हार्नेस कैटेगरी में आते हो, ये सारे कैटेगरी में आने वाले को सिर्फ 45% ही चाहिए एचएस में, और डीएलएड तो चाहिए सभी का। मेरी बात समझ में? बहुत सुनहरा अवसर है। यानी कि 50% जो यहां पर हम लोगों ने बात किया ना, एचएस में 12 क्लास में 50% चाहिए और साथ में डीएलएड 2 साल का चाहिए। ये किसके लिए? ये जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, एसटी एससी ओबीसी या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वगैरह में नहीं आते हैं, उनके लिए 50% है। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो, जैसे कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी ए या ओबीसी बी हो, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो, या डाई इन हार्नेस, डेथ इन हार्नेस केस वाला कैंडिडेट हो, तो आपको 50% भी नहीं चाहिए एचएस में, मात्र 45% अगर है तो आप यह एग्जाम दे सकते हो। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं कि ईसी कौन होते हैं और डीएच कौन होते हैं। ये तो आपको नया लग रहा होगा। एक्स सर्विसमैन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, फिजिकली हैंडीकैप भी समझ रहे होंगे, लेकिन ईसी कौन लोग होते हैं? देखो, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ईसी, कुछ लोग समझते हैं ये लोग एससी एसटी ही ईसी होते हैं। देखो, एससी एसटी भी ईसी हो सकते हैं, एक जनरल भी ईसी हो सकता है, ओबीसी भी ईसी हो सकता है, लेकिन ईसी होने के लिए खास क्राइटेरिया क्या है? अगर आप जैसे कि मान लीजिए लैंड लूजर हैं, ठीक है, लैंड लूजर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास जमीन नहीं है, या सरकार ने आपके जमीन को किसी सरकारी काम के लिए ले रखा है, ले लिया हो, बदले में आपको मुआवजा दिया हो नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने आपके जमीन को ले रखा, लैंड लूजर हो, तो आप इसी कैटेगरी में आओगे। दूसरा, अगर आप इलेक्शन का वर्कर हो, इलेक्शन का वर्कर हो यानी कि इलेक्शन जो चुनाव होते हैं उसमें काम कर रखा हो कुछ पदों में, आप हो या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, तो भी आप इसी में आओगे। या फिर जो 10 साल में जो सेंसस होता है ना, 10 इयर्स में, उस सेंसस में आपने पार्टिसिपेट लिया हो, कोई काम कर रखा हो आपके परिवार में से, तो भी आप इसी में आओगे। ऐसे कुछ ये 3-4 कैटेगरीज होते हैं इसी में आने के लिए। आपको डिटेल में अगर जानना हो तो अपने ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस में जाके या डीएम ऑफिस में जाके आप इसी कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो डिटेल में जान लेना, तब जाके ही इसी को आप लोग टिक करना। वैसे अगर आप इसी में पढ़ रहे हो, इसी कैटेगरी में आ रहे हो, तो मेरा सजेशन होगा ऑलवेज अप्लाई अंडर इसी कैटेगरी, हमेशा इसी कैटेगरी बन के ही अप्लाई करना, क्योंकि सबसे ज्यादा कम कट ऑफ इसी कैटेगरी का ही होता है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं डीएच यानी डेथ इन हार्नेस। डेथ इन हार्नेस का मतलब हुआ, अगर आपका गार्जियन माता पिता हो या जो ब्रेड अर्नर हो, रोटी कमाने वाला जो गार्जियन है, वो सरकारी नौकरी में था और काम करते हुए यानी कि रिटायरमेंट से पहले ही उनका मृत्यु हो गया हो, तो उनके डिपेंडेंट जो भी हैं यानी कि उन पर आश्रित रहने वाले, जैसे अगर पिता का मृत्यु हो गया हो, सरकारी नौकरी में था, पिता का मृत्यु हो गया रिटायरमेंट से पहले, यानी काम करते करते उनका देहांत हो गया हो, तो आप उनके डिपेंडेंट हुए, तो आप डीएच कैटेगरी में आओगे। आई थिंक आप लोग क्लियर हुए होंगे। तो इन सारे कैटेगरी में पढ़ने वाले जो लोग होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनको एचएस में 50% भी नहीं चाहिए, सिर्फ 45% चाहिए, और डीएलएड रहने से आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब आगे देखते हैं, अगर आपका एचएस में 50% है और आप डीएलएड या डीएड कर रहे हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए लास्ट ईयर में है और एग्जाम दे के बैठे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक पब्लिश ना हुआ, तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हो? ऐसे कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पर्सन हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर डीएलएड, डीएलएड का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में आपने अपीयर हो गया, यानी कि आपने एग्जाम दे लिया, ठीक है, फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जहां से भी डीएलएड कर रहे हो वो एनसीटी अप्रूव तो होना ही चाहिए, ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है,
एंड द रिजल्ट इज येट नॉट पब्लिश्ड, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन का डेट है, कौन सा डेट था नोटिफिकेशन का, 29 सितंबर 2022, यही डेट कोई नोटिफिकेशन हुआ है ना, यहां देख लीजिए, ये डेट का बात कर रहा है, इस नोटिफिकेशन का पब्लिश का डेट है 29/9/2022, यानी कि 29 सितंबर 2022। तो जो लोग 29 सितंबर 2022 तक, इससे पहले पहले या यहां तक डीएलएड का जो फाइनल ईयर का एग्जाम है ना, उसमें आप एग्जाम में बैठ चुके हो, अपियर हो, रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, यानी कि डीएलएड कंप्लीट नहीं है तब भी एग्जाम को दे सकते हो, बशर्ते एचएस में 50% चाहिए। दूसरा, और देखिए डीएड का भी यही सिस्टम है, रिजल्ट अगर पब्लिश नहीं हुआ है और फाइनल ईयर में बैठे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो। इवन बीएड भी, बहुत कोई कैंडिडेट बीएड कर रहे होंगे ना, लेकिन फाइनल ईयर का एग्जाम तो दिया है, रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, परिणाम अभी तक नहीं हुआ है, मार्कशीट वगैरह नहीं आया है, तो भी आप टेट 2022 में बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। क्लियर? ये सारा इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा देखो, पर्सन हु आर अंडरगोइंग डीएलएड स्पेशल एजुकेशन बीएड ट्रेनिंग सेशन 2022, अगर जो लोग बीएड या डीएलएड या डीएड कर रहे हैं इस सेशन में, यानी कि 2020 से 2022 का सेशन, 2 साल का कोर्स ही है ये, और आपने पार्ट 1 एग्जाम क्लियर कर रखा है, क्वालिफाई हो चुका है पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 2 अभी क्लियर नहीं हुआ है, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो टेट का 2022 वाला, लेकिन सेशन ये होना चाहिए। अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि मेरा बीएड तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बीएड का अभी कोर्स चल ही रहा है, मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है बीएड का या डीएलएड का भी, फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर कर लिया, पास हुआ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूं, तो क्या मैं इस एग्जाम को बैठ सकता हूं? तो आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह में या रजिस्ट्रेशन में सेशन को देखो, क्या आपका सेशन 2020 और 2022 वाला है, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन अगर किसी का सेशन 2021 से 2023 वाला हो और आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर कर लिया, सेकेंड ईयर में हो अभी, तो ये टेट एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि सेशन देखो क्लियर कट यहां पर मेंशन कर दिया गया है। अब आगे देखिए क्या कहता है। Candidate who have acquired minimum academic qualification after the date of publication of this notification will not be entertained for appearing in TET 2020। यानी कि जो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे एचएस में 50% होना, डीएलएड वगैरह का होना, तो अगर आप लोग यह क्वालिफिकेशंस को एचएस वगैरह में 50% होना, जो पब्लिश होने का जो डेट है ये नोटिफिकेशन, यानी कि 29 सितंबर 2022 को ये जो पब्लिश हो रहा है, इस डेट से पहले तक आपको वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए, यही बात को वो कह रहा है। क्लियर? अब देखो, अप्लाई करते वक्त, अप्लाई कब से होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई करते वक्त आपको फर्स्ट लैंग्वेज चुनना होगा, ठीक है, 2 लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज तो सभी कोई इंग्लिश चुनेंगे, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का ही क्यों ना, हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम, तेलुगु, तमिल या फिर उर्दू मीडियम या बंगला मीडियम हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होगा, ये कॉमन टू ऑल है। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आप वही चुनना जिस लैंग्वेज में आपका मीडियम है, यानी कि जैसे कि एचएस में मान लीजिए आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी चुनना, अगर आप बंगला है तो बंगला चुनना, उर्दू है फर्स्ट लैंग्वेज आपका तो उर्दू चुनना, नेपाली है या संथाली है या उड़िया है या तेलुगु है, यही आपको चुनना है, ठीक है। द चॉइस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, यानी कि स्कूल में जैसे क्लास 10 माध्यमिक में हो या क्लास 12 एचएस में हो, आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज था, जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, नेपाली के लिए नेपाली फर्स्ट लैंग्वेज होता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप लोग उसी को चुनना जो आप स्कूल में पढ़ रखे हो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, नॉर्मली जो मीडियम आपका रहता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। क्वालिफाइंग मार्क्स देखो, टोटल मार्क्स तो आपका 150 का होगा, 150 का एग्जाम होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होंगे, तो 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150, 150, 150 का टोटल एग्जाम होगा। यहां पर भी देखो मेंशन किया गया है। तो इस 150 में आपको कितना लाना होगा पास होने के लिए? 60% लाना होगा। तो 150 का 60% आप निकाल लोगे तो 90 मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स आपको लाना होगा। आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150, 90 अगर 90 ले आते हो तो आप पास हो जाओगे इस एग्जाम को। लेकिन यह ओनली फॉर जनरल है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में पढ़ते हो, रिजर्व कैटेगरी कहने का मतलब वही SC ST OBC A OBC B, फिजिकल हैंडीकैप, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन या डेथ इन हार्नेस वाले कैंडिडेट में अगर आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको 5% का छूट मिल रहा है। देखो
5% का छूट यानी कि 60 में 5% घटा दीजिए, यानी कि 55% अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप निकाल के देख लेना 150 का 55% कितना होता है। तो 150 का 55% यानी कि 82.5। अगर आप 150 में 82.5 मार्क्स अगर पाते हो और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC में आते हो, तो आप पास हो जाओगे स्टेट एग्जाम में। क्लियर। लेकिन इतना ही मार्क्स पाना काफी नहीं है नौकरी होने के लिए। ऑब्वियसली आपको ज्यादा लाना होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इस एग्जाम में, और MCQ में होता है एग्जाम, आपको लिखने वाला नहीं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, यही डेट को बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम डेट तो मैंने पहले बता दिया। एग्जाम डेट क्या था? 11/12/2022, यानी कि दिसंबर महीना इसी साल 2022 का 11 तारीख, जो कि संडे पड़ रहा है, उसी डेट को एग्जाम होना है अभी तक इस एप्लीकेशन के हिसाब से, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाला है ऑनलाइन? तो देखो, अक्टूबर महीना 14 तारीख 14/10/2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त बड़ा ध्यान से करना, इसी में आते हो या नहीं आते हो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, पता कर लेना है। कंफर्म पता करने के लिए आप सरकारी ऑफिस जैसे BDO ऑफिस या DM ऑफिस में जाके पता कर लेना, तब जाके आप अपने आप को इसी घोषित करना। और इसी का बहुत कम कट ऑफ होता है मेरे भाई, अगर इसी में आते हो तो जरूर भरना इसी के लिए। क्लियर। अब देखो, ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे तो पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, आपको कुछ एप्लीकेशन फी देना होता है, 150 रुपया, यानी कि 150 फॉर जनरल कैंडिडेट। जनरल यानी कि जो लोग अनरिजर्व्ड हैं, जो लोग ST SC OBC में नहीं आते हैं, वो उनको 150 रुपये देना होगा। OBC A और OBC B को 100 रुपीज देना है। SC और ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 50 रुपये आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देना होगा। यानी कि ज्यादातर एग्जाम में ST SC का तो नहीं लगता है फी, लेकिन यहाँ पर लग रहा है। क्लियर। मेरे ख्याल से सारा चीजों के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक। अब आखिरी एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो, 2 नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने अपने वेबसाइट में ये पब्लिश किया है। ईयर हाउस का वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया था, www.wbbpe.org। ठीक है। 2 नोटिफिकेशन जारी किया। एक नोटिफिकेशन तो ये रहा, ये किसके लिए? ये उन लोगों के लिए था जो कैंडिडेट फ्रेश है, यानी कि अभी HS कर रहे हैं, HS कंप्लीट किए हों, 50% है, और साथ में DLED कर रखे हों, या फिर BEd किए हों और ग्रेजुएशन में 50% कर लिए हों, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2014 में एग्जाम हुआ था, और 2017 का नोटिफिकेशन, जो कि 21 में एग्जाम हुआ था, 2017 का नोटिफिकेशन, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, टेट पास करके बैठे हुए टेट एग्जाम, लेकिन अभी तक उनका जॉब नहीं हुआ। मतलब टेट तो पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन लोगों के लिए खास तौर से कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 21 तारीख को अगले महीने, यानी कि 21/10 को उनका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो जरा उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में क्या करना है। ठीक है। तो हम लोग चलो सम अप करते हैं। देखो, एक बार सम अप कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको एक बार। वेस्ट बंगाल टेट 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? देखो, 14/10/2022 से। फी कितना चाहिए? जनरल के लिए 150 रुपये, OBC A और OBC B के लिए 100 रुपये, ST SC और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए। एग्जाम डेट देखो कब होगा? 11/12/2022, यानी कि 11 दिसंबर 2022 को होने वाला है ये एग्जाम। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? HS में 50% चाहिए, और साथ ही DLED कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट ईयर वाला है तो भी भर सकता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे भरेगा। या फिर ग्रेजुएशन में 50% हो और BEd है तो भी भर सकता है। ग्रेजुएशन कहने का मतलब BA, बैचलर इन आर्ट्स, या फिर BCom या BSc किया हो और BEd भी साथ में किया हो। नोट, यहाँ पर खास बात यह है, अगर किसी का 50% ना हो क्वालिफिकेशन में, तो 5% रिलैक्सेशन उनको छूट मिलता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं। जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST OBC A OBC B, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और डेथ इन हार्नेस वाला जो केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उनको 5% छूट मिलता है। यानी कि अगर उनका HS में सिर्फ 45% भी है, अगर वो SC है या ST है या OBC में आ रहा है या SC में आ रहा है या फिर DH में आ रहा है, और उनका सिर्फ 45% HS में, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, DLED तो चाहिए ही चाहिए उस वक्त। चलो फिर 14 तारीख को अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट तरफ का इंतजार बिल्कुल मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। और एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक चालू होने से पहले उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पर गाइडलाइंस दिया रहेगा, हाउ टू अप्लाई बोल के। और अगर आप लोग को चाहिए क्या, वो तो चाहिए ही चाहिए, मैं इसका क्लासेस भी इसी मेरे चैनल एलिक्सर गाइडेंस पर शुरू करूँगा, विशेष तौर से हिंदी मीडियम के लिए खास तौर से, बट एनीवन कैन जॉइन इट।
दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। एंड जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा कि जो 5 टॉपिक्स हैं जो 150 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, जैसे कि हिंदी रहेगा, या किसी का हिंदी नहीं है तो नेपाली या बंगला रहेगा, या संथाली या तेलुगु जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है वो रहेगा, इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंसेस रहेगा। ये सारे 5 टॉपिक्स होंगे, उनके अंदर में एग्जैक्टली कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस कैसे आए थे पिछले साल, ये सारे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चर्चा करूंगा आप लोगों को मदद के लिए। तो तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।